अपने पसंदीदा मौजू पर शोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी में हमारे साथ आज नूर मोहम्मद कसूरी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के 2 दफ़ा एडवाइज़र है और ख़ास तौर पे जो मेंशन करने वाली बात है ये इंडस्ट्रीज़ के एडवाइज़र है। पाकिस्तान की डूबती हुई इकानमी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी। अगरचे कहने वाले क्लेम करते रहते हैं कि जी हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो रही है। सवाल ये है कि क्या वो मिर्ज़ा गालिब के बकौल कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये कर्ज़ की मैं पीने वाले कौन से जो फाका मस्त हैं ये कौन से रंग आ रहे हैं कौम पे। 4 लाख से ज़्यादा फ़ी बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके सर पे कर्जा है। नूर मोहम्मद कसूरी साहब पाकिस्तान इंडिया बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और ये इकॉनमी के बारे में इस लिहाज से समझते हैं कि एडवाइज़र रहे इंडस्ट्री के और उस दौर में जब पाकिस्तान खुशहाल था और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था। कसूरी साहब आप ही बताएं कि इस डूबती हुई नाव को अब कैसे बचाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब बात यह है सच्ची तो कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुख्तलिफ जो कहा जा सकता है पाकिस्तान का, चाहे सियासी सेक्टर हो, चाहे इकॉनमी का सेक्टर हो, चाहे दूसरे मामलात हो, उनके जो माहिरीन हैं, जैसे पाकिस्तान कहतुर रिजाल का शिकार हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि माहिरीन ने भी वही रवैया इख्तियार किया हुआ है कि वो सच बात, चाहे वो टेक्नोक्रेट की शक्ल में हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट सोच रखते हों, लेकिन किसी ना किसी ऐसी नेक्स्ट या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी के लिए या मौके के लिए सच बात करने के लिए तैयार नहीं कि ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी है इसमें क्यों ये तनज़्ज़ुली आई, क्यों ये मईशत ख़राब हुई और आवाम को हम कैसे आगे जो है अगर रिलीफ देना चाहें, कोई सहूलत देना चाहें या आवाम की बेहतरी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली तो बात है एहसान साहब कि जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं ये समझता हूँ कि उसका रोल है एहसान साहब बहुत मुजरिमाना है, बहुत निहायत ही एक बेहिसी का कह सकते हैं या इसको जो भी लफ्ज़ आप गलत अच्छा इस्तेमाल करना चाहें कि उन्होंने पाकिस्तान दोस्ती का और अवाम दोस्ती का जो रवैया है पाकिस्तान की सियासत से भी ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत होती थी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, आज पाकिस्तान के जो है मैं ये समझता हूँ सियासत से भी और इकॉनमी से भी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से भी वो रवैया है ना, जो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ख़त्म हो गया। एहसान साहब आप ये देखें पिछले ये 20-25 सालों में चाहे IMF का प्रोग्राम हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस हो, चाहे डोनर पेरिस क्लब की हो, चाहे अदर डोनर्स की, या बल्कि ये कहा जा सकता है कि जैसे CPEC के कर्जे हमारे यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस, उसके जो है बेनिफिट, उसकी ज़रूरियात, उसमें बहस ही नहीं हुई। हमने इतने महंगे दुनिया से कर्जे लिए एहसान साहब, जैसे CPEC के जो हमारे जो लोन थे वो ये कहा जा सकता है कि वो एक बहुत बड़ी दुनिया की दास्तान आप कह लें, बहुत बड़ा दुनिया का स्कैंडल कह लें कि पाकिस्तान ने इतने महंगे कमर्शियल और मुख्तसर मुद्दत के कर्जे लिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान के ये कह सकते हैं कि जो मईशत है पाकिस्तान का इस वक्त जो इकोनॉमिक सेक्टर है। एक मिनट है साहब, एक सेकंड मैं आपको पहले वादे कर दूं ताकि आपको पता हो जाए। आप कर्जे लिए, आप माजी का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं,
लेकिन कर्जे तो अब भी जारी हैं नहीं, मैं उधर ही आ रहा और उन कर्जों पे ये ढोल बजाते हैं, ये खुशियों का इजहार करते हैं, शायद इसलिए कि कुछ उसका हिस्सा इनके घरों में भी जाना है, इनकी गाड़ियां भी आनी है, इनके अय्याशी के सामान भी मुहैया होना है। नहीं, इसीलिए मैं एहसान साहब ये कह रहा हूँ कि जी। वो जो लिए गए मुख्तलिफ ममालिक के, हाँ जी। उस वक्त के जो निगोशिएटर थे उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को एहसान साहब देखे, लेकिन मुल्क की जो ये कहा जा सकता है, बल्कि 36 उससे पहले आपके जो ये मुख्तसर मुद्दत के और कमर्शियल लोन होते थे पाकिस्तान, बड़ी मुश्किल से 6 या 8% थे आपके पूरे जो सिस्टम के। ये सी पैक से ये तक के 40 जबकि उस वक्त भी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कर्जे 2.5-3% पे मिल जाते थे। और लेकिन मैंने अपने कई प्रोग्राम में ये ऑफर किया कि मैं आज भी लेके दे मैं रहा हूँ, वही एहसान साहब उधर कहता हूँ कि आपने भी कमीशनें नहीं मिलनी, बिल्कुल ये कमीशनें खा नहीं सकते उसमें से, बिल्कुल। और ना मैंने लेने देनी है, इससे हमारी तरफ आते नहीं। इसीलिए एहसान साहब ये था कि वो कमर्शियल लोन मुख्तसर नोयत के वो पाकिस्तान का इस वक्त जो है हमारा 40% हो गया हमारे ये जो दुनिया से बैनुल अक़वामी हमारी क्या जो। कसूर साहब मुझे इजाजत दें तो मैं एक ऑफर और कर दूं, इन्हें दोबारा कर हाँ दूं। जी बिल्कुल आपको। पाकिस्तान का एक नौजवान वो अमेरिका में इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे है जो $5 मिलियन से लेके $500 मिलियन तक के पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए वो कर्जे नहीं बल्कि उसमें हिस्सेदार के तौर पे शामिल हो सकते हैं, जो जो उनके शेयर परचेज करेगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये मैं अब आज फिर ऑफर कर रहा हूँ कि जो भी इनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जिसमें रेलवे कह लें, जिसमें NFC, मतलब कोई भी ऐसी पब्लिक लिमिटेड, PIA भी कह लें, उसके लिए वो देने को तैयार है। तो ये बजाय भीख मांगने के, कशकोल पकड़ के जगह जगह जाने के और उसमें से कमीशनें खाने के, अगर ये डायरेक्ट इस पे आ जाए तो मैं ये ऑफर आज फिर कर रहा हूँ। उसका आप गूगल पे जाके देख लें, अब्दुल्ला अवैस खान का नाम लिख लें तो उसका पता चल जाएगा कि वो कौन है और आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए जी एहसान साहब, मैं क्योंकि अब्दुल्ला अवैस साहब खान को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो एक अदर देन कि मेरे दोस्त के बेटे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो एक सिंसियर नौजवान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला और एक इंतहाई दयानतदार जिसको कह सकते हैं, जिससे कभी मैं ये समझता हूँ कि मैं उस नौजवान को, उस इंसान को जानता हूँ पिछले 20 सालों से, लेकिन कभी मैंने उनकी ज़िंदगी में झूठ, मिलावट या कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। और उनकी जो सिंसियरिटी है और जो उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान में से उनकी जो दिलचस्पी है, वो शक व शुबा से बाला है। लेकिन एहसान साहब, बात तो ये है कि जब आप यहाँ ये सच्चाई को, दयानतदारी को, ईमानदारी को कोई अहमियत देंगे और आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान में रियल फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत हमने करनी है, फिर ही आप जाएंगे ना। वरना मैं ये समझता हूँ कि जो आपने अभी ऑफर की है कि अगर आपने इकोनॉमी में बैलेंस फैक्टर क्रिएट करना है जो इस वक्त शैटर हो गई है, तो इससे बड़ी कोई ऑफर हो ही नहीं सकती कि इस वक्त हम अब्दुल्ला अवैस खान की जो अहमियत है, उसकी अफादियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बेनिफिट है उनकी प्रपोजल के, वो ना उठाए। इससे देखें ना, पब्लिक, हमारा पब्लिक सेक्टर है, उसमें ये जो हमने बेतहाशा ये जो हमने पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में, लूट की शक्ल में, बदयानी की शक्ल में, अकरबा परवर की शक्ल में उजाड़ दिया था। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है फिर अब वो बच सकता है। अब आ जाते हैं उधर कि किस तरीके से, मैं ये समझता हूँ एहसान साहब कि इस पर, चाहे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या बड़े से बड़े माहिर हैं, मैं इस वक्त इस पर बात करने की भी पोजीशन में हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जितने भी ये प्रोग्राम पिछले 10-15 सालों में आए, इनमें ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट देखे गए हैं एहसान साहब, ना अवाम के की सहूलत देखी गई है, बल्कि ये जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं, मेरी क्योंकि उनसे भी मुलाकातें रहती है इंडिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के, पाकिस्तान में भी और बाहर भी,
वो ये कहते हैं कि जब आपके निगोशिएटर हैं वो जब आवाम को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं चाहते, तो ऑटोमेटिकली हमने जब वसूली करनी है तो उनको वही बात। वरना पाकिस्तान में इस वक्त देखें सबसे बड़ा मसला है ना कि फंड है ना एहसान साहब, उनकी जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, उसमें बेतदालियां हैं, उसको लूट है, उसमें डकैतियां हैं, और जो गैर तरक्याती जो अखराजात हैं पाकिस्तान के एहसान साहब, कोई भी दुनिया का इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान को उस वक्त तरक्की की तरफ गामजन नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कोई भी प्रोग्राम, चाहे पेरिस क्लब का हो, IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का, जब तक आप अपने गैर तरक्कियात को वो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनको कम नहीं करेंगे। और हम उसका सबसे बड़ा लोगों को क्या कहते हैं, ओके जी हमने डिफेंस, यार डिफेंस बजट है उसको कम करने का आपको कभी कोई नहीं कहता, क्योंकि सारी दुनिया को पता होता है कि पाकिस्तान जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस रीजन में है, वो अपने डिफेंस बजट है इस पे कट नहीं लगा सकते। लेकिन आप दूसरे जो आपने एहसान साहब गैर तरक्कियां, जैसे ये है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का जो आप कह सकते हैं हुजम है पाकिस्तान का, उसके अखराजात, पॉलिटिकल जो हमारा डेमोक्रेटिक जो सेक्टर है जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, पार्लियामेंटेरियन है, उनकी जो आपने 5-5, 10-10 गुना तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनको देखते हुए आपको ब्यूरोक्रेसी की भी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी, जुडिशरी की भी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी, मीडिया को भी आपने सहूलतें दी, 20-20, 25-25 अरब रुपए के आपने इश्तिहारात दिए अपनी जो बेतदालियां हैं उनको कवर देने के लिए। मैं एहसान साहब ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर आपने सही लाइन पे लाना होगा तो दो काम आप जरूर करें। एक तो गैर तरक्याती खराजात हैं उनको कम करें, बल्कि कम अज कम 50%, 50% से कम करें। दूसरा एहसान साहब, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की कोई लीडरशिप है या पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है या पाकिस्तान, चाहे मीडिया में लोग बैठे हैं चाहे मुख्तलिफ, अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा इकदाम ये है कि पाकिस्तान के 300 अरब रुपए से जायद जो बाहर के बैंकों में जमा है और 500 अरब डॉलर से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है पाकिस्तानी, चाहे उनमें ब्यूरोक्रेट है, चाहे सियासतदान है, चाहे कारोबारी तबके के लोग हैं, उनको जब तक आप वापस लाने के लिए कोई इकदाम नहीं करते और पाकिस्तान के खजाने में ये कसूर साहब लगता है आज फिर अब लतीफे बने आए यहाँ पे। जब नैब ने और जब हुकूमत ने असम्बली के जरिए सारे केसेस खत्म करवा दिए, सारी जो बदअनवानियां थी वो खत्म करवा दी और आइंदा के लिए कानून बना दिया कि पुराने केसेस ऊपर नहीं किए जा सकते, और साथ ये भी कानून बना दिया कि 50 करोड़ से कम की बदअनवानी जो है उसे बदअनवानी नहीं समझा जाएगा। तो एहसान साहब दुनिया में नहीं जा सकते। एहसान साहब दुनिया में कई मरतबा ऐसे हुए, ऐसे कानून बने जो बाद में कौमों ने तब्दील किए, क्योंकि हकीकत है। आप दुआ करें कि कोई ऐसे जानदार लोग, ऐसे पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग असम्बली में आ जाएं जो ये कवानीन को बजट जुम्बिश कलम कैंसिल करें और नए सिरे से रिकवरी का प्रोसेस शुरू करें। यही एहसान साहब बात ही है कि जब तक हम ये बुनियादी दो काम नहीं करेंगे और इस स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं लाएंगे, पाकिस्तान के लोगों को आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि IMF से जो अब नए प्रोग्राम के लिए जो आपके निगोशिएट हो रहे हैं, उन्होंने जो कंडीशनें आपको दी हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम के पास अगर एक वक्त की रोटी है आम आदमी के पास, वो भी खत्म हो जाएगी। आपके पास एहसान साहब एक जोड़ा जो पहनने का है वो भी नहीं रहेगा, एक जोड़ा जो जूते हैं वो भी नहीं रहेगा। कसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश किया अवाम की आंखें खोलने की,
اور عوام کے لیے یہ خوشخبری قصوری صاحب نے سنا دی ہے کہ آپ تیار رہیں کہ جو روٹی کھا رہے ہیں ان قرضوں کے بعد آپ کو وہ بھی نصیب نہیں ہوگی، اور جو کپڑا پہن رہے ہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے تعلیم کی تو گنجائش ہی ختم ہوگی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ آپ بس اللہ سے دعا کریں، ایک دعا بہت پوری دیانتداری خلوص کے ساتھ کریں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے لوٹا کس نے کھایا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں کہ جس نے بھی اس ملک میں بدعنوانی کی ہے، جس نے بھی ملک کو اس کو لوٹا ہے، اللہ اس کو غارت، اس کی اولاد کو غارت کرے، اس کو غارت کرے، اور اس کو وہ عبرت کا نشان بنا دے جس سے فرعون کو عبرت کا نشان بنایا ہے، اور اس کی ممی آج بھی ایک تماشا بنی ہے لوگوں کے لیے، یہ بھی دنیا کے لیے تماشا بن جائے جس نے بھی اس ملک کو لوٹا۔ بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ خدا حافظ احسان صاحب، آپ کا بہت مہربانی، اللہ آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا، میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں۔